नमस्कार साथियों आज बात करूंगा मैं IATF कोर टूल। 6 कोर टूल है। 6 कोर टूल भी मैं आपको पूरा डिटेल में इसका ओवरव्यू दूंगा। साथियों, मैं आपको दिखा दूं क्या क्या देने वाला हूं। ये सारे 6 कोर टूल के बारे में डिटेल में आपको मिलेगा, पूरा डिटेल्स मिलेगी। तो इसीलिए चैनल को लाइक और शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। और ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो अपने फ्रेंड सर्कल में अवश्य भेजें, जिससे कि औरों को भी सीखने को मौका मिले। साथियों, और इसमें कमेंट भी करें आपको कैसा वीडियो लगा जाए। ठीक है, जो मेरी नेक्स्ट वीडियो रहेगी वो ये लीन मैन्युफैक्चरिंग रहेगी। इसमें 35 टूल रहेंगे, ये भी मैं पूरा एक्सप्लेन करूंगा डिटेल में। तो सबसे पहले मैं आज हम बात करेंगे 6 कोर टूल की। 6 कोर टूल भी हम डिटेल में समझेंगे वन बाई वन करके। साथियों, आइए हम समझते हैं इन 6 कोर टूल के बारे में। साथियों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये कुछ मेरी सर्विसेज हैं। अगर आप ये सर्विस लेना चाहते हैं ना तो मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया गया है। इस व्हाट्सअप नंबर से, मोबाइल नंबर से कांटेक्ट करके मेरे से जुड़ सकते हैं। ये ठीक है, ये मेरा मोबाइल नंबर दिया गया है। इसी नंबर से कांटेक्ट करके मेरे से जुड़ सकते हैं। ये मेरी ईमेल आईडी है। ठीक है, तो आइए हम बात करते हैं कोर टूल की। तो कोर टूल में हम बात करें ऑटोमोटिव कोर टूल्स में एमएसए। एमएसए की अगर लॉन्ग फॉर्म पूछी जाए तो हम लॉन्ग फॉर्म बता सकते हैं। ये हमारी लॉन्ग फॉर्म दी हुई है। मेजरमेंट सिस्टम एनालिसिस, ऐसे एसपीसी की लॉन्ग फॉर्म, स्टैटिकल प्रोसेस कंट्रोल, पीपैप की प्रोडक्शन पार्ट अप्रूवल प्रोसेस, एफएमई की फेलियर मोड इफेक्ट एनालिसिस, कंट्रोल प्लान, सीपी को बोलते हैं कंट्रोल प्लान, एपीक्यूपी एडवांस प्रोडक्ट क्वालिटी प्लानिंग। इनकी एडिशन की बात करें तो ये 4th एडिशन चल रहा है एमएसए का, जो कि 2010 का है। ये 2nd एडिशन चल रहा है एसपीसी का, 2005 का रिलीज है। पीपैप का 4th एडिशन चल रहा है, 2006 का रिलीजन है। एफएमई का 1st एडिशन चल रहा है, जो कि 2019 में रिलीज हुआ है। कंट्रोल प्लान का जो 1st एडिशन रिलीज हुआ है, जो कि 2024 का है। और एपीक्यूपी का ये 3rd एडिशन है, ये हमारा 2024 में लॉन्च हुआ है। अब इसके बारे में हम बात करें एमएसए में। एमएसए में हमें क्या समझते हैं? देखिए, हम बात करें वैसे बायस, लीनियरिटी, स्टेबिलिटी और रेजुलेशंस, ये हम कैलकुलेट करते हैं। ये हम वेरिएबल में बात करते हैं, गेज आर एंड आर और एनडीसी वैल्यू हम कैलकुलेट करते हैं। अगर हम एट्रीब्यूट की बात करें, एट्रीब्यूट में हम बात करते हैं फास्ट अलार्म, मिस रेट और कप्पा वैल्यू की हम बात करते हैं। इसी प्रकार हम एसपीसी में बात करें, एसपीसी में बात करते हैं सीपी सीपी के, पीपी पीपी के, सीएम सीएम के, ये कैलकुलेट करते हैं। अगर हम वैसे चार्ट के आधार पर बात करें तो वेरिएबल कंट्रोल चार्ट और एट्रीब्यूट कंट्रोल चार्ट। वेरिएबल में IMR चार्ट, इसको इंडिविजुअल चार्ट भी बोलते हैं, एक्स बार आर चार्ट, एवरेज रेंज चार्ट बोलते हैं इसको, स्टैंडर्ड डेविएशन और एस चार्ट, इसको हम एस और एक्स चार्ट बोलते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन चार्ट बोलते हैं। इसी प्रकार के हम एट्रीब्यूट में बात करें तो पी चार्ट, एनपी चार्ट, सी चार्ट और यू चार्ट, इनकी बात करते हैं। अगर हम पीपैप की बात करें, पीपैप में 5 लेवल होती हैं। ठीक है, और 18 डॉक्यूमेंट्स होते हैं इसमें। हम उसकी बात डिटेल में बात करेंगे जी। ठीक है, एफएमई में भी हम देखते हैं, ओल्ड एफएमई में कैलकुलेट करते थे आरपीएन नंबर, रिस्क प्रायोरिटी नंबर। और जो न्यू एफएमई है, इसके अंतर्गत देखते हैं हम, ये तो एक्स वाई वाई हो गया है आपका न्यू एफएमई में, ये हम नहीं कैलकुलेट करते, ये ओल्ड में कैलकुलेट करते हैं। न्यू में करते हैं हम एपी नंबर। एपी होता है आपका हाई, मीडियम, लो, ये हम कैलकुलेट करते हैं। इसी प्रकार से कंट्रोल प्लान में, कंट्रोल प्लान में आपके 3 टाइप के कंट्रोल प्लान होते हैं, प्रोटोटाइप, प्री लॉन्च और प्रोडक्शन। ठीक है, और जो स्टार करके आपको ये है सेफ लॉन्च। सेफ लॉन्च आपके प्रोडक्शन साथ के और प्री लॉन्च के साथ यूज कर सकते हैं। इसी पर हम बात करेंगे हम एपीक्यूपी में। एपीक्यूपी में 5 फेसेस होते हैं। 5 फेसेस के बारे में हम स्टडी करेंगे। आइए साथी एक एक करके हम समझते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एमएसए की। एमएसए की अगर लॉन्ग फॉर्म की बात करी थी हमने, मेजरमेंट सिस्टम एनालिसिस। तो एमएसए हम क्यों करते हैं? हमें कैसे पता चलेगा कि इंस्ट्रूमेंट्स और ऑपरेटर्स हैं हमारे, ये सही से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? जो इंस्ट्रूमेंट हमारा सही है क्या, ऑपरेटर का जजमेंट दे रहा है वो सही दे रहा है क्या, जब हम उनका प्रैक्टिकल करेंगे तभी हमें पता लग पाएगा। तो इसीलिए हम एमएसए की जरूरत हमें होती है। तो एमएसए क्या है? मेजरमेंट सिस्टम एनालिसिस, एवेल्युएट द मेजरमेंट सिस्टम। मेजरमेंट सिस्टम का पूरा एवेल्यूट करता है, चाहे आपका सॉफ्टवेयर हो, चाहे आपका कोई स्टैंडर्ड्स हो, मेथड्स हो, पर्सनल हो, इन्वायरमेंट्स हो, इस सारी एक्टिविटी को लेके चलते हैं हम। दूसरी चीज, एसपीसी करने से पहले हमें एमएसए करना बहुत जरूरी है। हम एसपीसी करने से पहले हमें एमएसए करना बहुत जरूरी है। और ये 4th एडिशन है हमारा। और अगर हम आईएटीएफ की बात करें तो आईएटीएफ क्लोज है 7.1.511 71511, ये क्लोज नंबर की रिक्वायरमेंट है किसकी? आईएटीएफ की भी।
तो हमने मैनुअल की बात कर ली, ये हमने बात करी है हमने इसके बारे में। दूसरा बात करते हैं इसके एमएसए के की टास्क क्या करेंगे। जैसे हमने अभी आपको बताया था कि इसका हम मेन देखते हैं एमएसए में गेज आर एंड आर स्टडी करते हैं। ठीक है, इसके लिए आपको चाहिए 10 सैंपल्स, 3 अप्रेजर्स और एक 3 टाइम ट्रायल कराते हैं। एक अप्रेजर एक पार्ट के 3 टाइम ट्रायल कराते हैं। ये हमारे 10% है। दूसरा हमने बात करी थी वेरिएबल में गेज आर एंड आर और एनडीसी वैल्यू, और एट्रीब्यूट में फाल्स अलार्म, मिस रेट और कप्पा वैल्यू और इफेक्टिवनेस, ये हम कैलकुलेट करते हैं। दूसरी चीज जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपका रिजल्ट में, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसमें देखते हैं हमारा गेज अंडर 10% से कम होना चाहिए, एक्सेप्टेबल है, और 10 से लेकर 30 के बीच में है, ये एक्सेप्टेबल है बट मार्जिनेबल, उसका फंक्शन प्रोसेस वो सब देखना पड़ेगा। अगर 30% से ज्यादा आ रहा है वो नॉट एक्सेप्टेबल है। एनडीसी वैल्यू की हम बात करें, एनडीसी वैल्यू इक्वलेंट 5 या 5 से ज्यादा होनी चाहिए। एनडीसी वैल्यू की हम बात करें या तो 5 होनी चाहिए, 5 से ज्यादा होनी चाहिए, तो एक्सेप्टेबल है। ये हमारा कैलकुलेट करते हैं हम वेरिएबल के लिए। एट्रीब्यूट के लिए हम बात करें, एट्रीब्यूट में कैलकुलेट करते हैं हम इफेक्टिवनेस, मिस रेट और फाल्स अलार्म। तो इफेक्टिवनेस 90% से ज्यादा आनी चाहिए, या तो 90% हो या 90% से ज्यादा हो तो एक्सेप्टेबल कहलाता है। और मिस रेट आपका 2% से कम होना चाहिए, 2% से लेस होना चाहिए। अगर हम फाल्स अलार्म की बात करें तो फाल्स अलार्म 5% और 5% से कम होना चाहिए। तो ये जो वैल्यू दी हुई है ये आपके लिए हम जजमेंट चेक करने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, जो एमएसएम कैलकुलेट करते हैं उसके लिए। और जो कप्पा वैल्यू की बात करें हम, कप्पा वैल्यू आपका 1 से ज्यादा नहीं होता है, तो आपका 7.75 से हमें ज्यादा चाहिए, वो एक्सेप्टेबल कहलाता है। और 0.4 से अगर कम है तो वो पुअर है, वो एक्सेप्टेबल नहीं कहलाता है। तो ये तो हो गया हमारा एमएसए के बारे में थोड़ा सा डिटेल्स। अब इसके बारे में थोड़ा सा और समझते हैं, इसका पर्पज क्या है। कंडीशन एमएसए स्टडी हम क्यों क्या करते हैं। एमएसए मेजरमेंट सिस्टम जो भी स्टडी करते हैं कैपेबिलिटी के लिए, इंश्योर डाटा एकोरिंग के लिए, क्वालिटी मेजरमेंट वेरिएशंस के लिए। ठीक है, तो ये सारी एक्टिविटीज हैं हमारी, इसका हम पर्पज देखते हैं, इसलिए हम इसको एमएसए को करते हैं। और इंप्रूव द प्रोसेस एंड प्रोडक्ट क्वालिटीज। देखो सबसे पहले लास्ट में लिखा हुआ है इंप्रूव प्रोसेस एंड प्रोडक्ट क्वालिटीज। जब हमारा प्रोसेस में इंस्ट्रूमेंट्स ओके होगा, ऑपरेटर चेक करने वाला ओके होगा, तो ऑटोमेटिकली ही हमारा प्रोसेस स्ट्रांग होगा और क्वालिटी हमारी हाई बनेगी। ठीक है, तो वही दिया हुआ है। सपोर्ट डिसीजन मेकिंग, और जो हमारा डिसीजन मेकिंग दे रहा है ऑपरेटर्स, वो सही डिसीजन दे रहा है क्या, ये भी समय में पता लगता है। कंप्लायंस विद स्टैंडर्ड्स, जो भी स्टैंडर्ड की कंप्लायंस होती है, जैसे हमने बात करी थी आईएटीएफ, आईएटीएफ की जो कंप्लायंस होती है, आईएटीएफ की जो कंप्लायंस है इस क्लोज के अंतर्गत हमने पढ़ा था, वो भी हमारी फिलफुल होती है। ठीक है, तो ये हमारा मेजरमेंट सिस्टम का कैलकुलेट करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। दूसरा हमने देखा था टाइप्स ऑफ डाटा। इसमें हम डाटा दो प्रकार का होता है, हम बात करें तो वेरिएबल और एक एट्रीब्यूट। वेरिएबल के इंस्ट्रूमेंट की बात करें तो वेरिएबल इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से होंगे आपके। वेरिएबल इंस्ट्रूमेंट में बात करें तो वर्नियर हो गया आपका, माइक्रोमीटर हो गया, सीएमएम हो गया, है ना, हार्डनेस टेस्टर हो गया, प्रेशर गेज हो गए, एक्सेट्रा। ये आपके सारे वेरिएबल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स हो गए। एट्रीब्यूट इंस्ट्रूमेंट की हम बात करें, एट्रीब्यूट डाटा की अगर बात करें हम, जिसे हम किसी हमसे देख सकते हैं, सेंस देख सकते हैं, सुन सकते हैं, है ना, या किसी को हम टच करते हैं, स्मेल करते हैं, टेस्ट करते हैं। कोई हम खाना खा के टेस्ट करते हैं तो हम देखेंगे ओके है नॉट ओके है। अगर हमने खाना खाया, खाने में देखा अगर नमक ज्यादा है या कम है, तो हम टेस्ट करेंगे, स्माइल करेंगे, सूंघेंगे, क्योंकि परफ्यूम है, उसकी खुशबू सूंघनी है हमें, है ना। परफ्यूम कैसे बताओगे खुशबू सही है नहीं है, तो उसको हम इस्तेमाल करेंगे, है ना। टच करेंगे, ये हीट है, अगर हमें टच करके देखना है ये हीट है या नॉर्मल है, ठंडा या गर्म है, तो हम टच करके देखते हैं। इंस्ट्रूमेंट टेम्परेचर मीटर से बताएंगे। अगर हमें टच करके देखना है तो हम टच करके या स्मेल करके इसको देखते हैं। कुछ ऐसे टेस्ट होते हैं जिन्हें हम एट्रीब्यूट में शामिल करते हैं, जिसे हमने बात करी थी आपसे, एक देखना, सुनना, टच करना, स्माइल करना, सूंघना, स्मेल, और दूसरा होता है हमारा टेस्ट, खा के देखना। ठीक है, ये हमारे एट्रीब्यूट में आते हैं। तो ये डाटा हमारा एट्रीब्यूट और वेरिएबल आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगला देखते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट है इसके अंतर्गत
स्वैप। स्वैप के अंतर्गत हमारे इसका मतलब अलग अलग होता है। एक का मतलब होता है स्टैंडर्ड्स, वर्कपीस, इंस्ट्रूमेंट्स, पर्सन और एनवायरमेंट। तो हम जो भी इंस्ट्रूमेंट को यूज कर रहे हैं, तो हम कौन सा स्टैंडर्ड यूज कर रहे हैं, हमारा स्टैंडर्ड मैनुअल्स क्या है, तो मैनुअल हम यूज कर रहे हैं। उसके बाद वर्क पीस, आपका पार्ट्स, मास्टर सैंपल्स, इंस्ट्रूमेंट्स, और जो भी आपका इंस्ट्रूमेंट्स है, वर्नियर है, माइक्रोमीटर, हाइट गेज है, इंस्ट्रूमेंट्स हो गया। पर्सन, एप्रेजर्स। और दूसरा बात करते हैं प्रोसीजर की, जो हम एक्टिविटी करेंगे उसका प्रोसीजर्स क्या रहेगा। अगला होता है आपका इन्वायरमेंट, हम किस इन्वायरमेंट में, किस इंफ्रास्ट्रक्चर में हम इसको चेक कर रहे हैं, इन्वायरमेंट्स। तो उसी के बारे में ये आपको बताया गया है, इसका अलग अलग मतलब है ना। स्टैंडर्ड्स, वर्कपीस, इंस्ट्रूमेंट्स, पर्सन और एनवायरमेंट, हम इन सब की बात करते हैं। तो ये सारी बातें हमारी एक्टिविटी कहलाती हैं इसमें से, ठीक है। अगला देखते हैं हम, इसी में हमारी कुछ टर्म्स डेफिनेशंस हैं। जैसे हम बात करें वायस क्या होता है, लीनियरिटी क्या होती है, स्टेबिलिटी क्या होती है, प्रेसिडेंस क्या होता है, रिपीटेबिलिटी क्या होती है, रिप्रोड्यूसिबिलिटी क्या होती है, टाइप्स, फर्स्ट एरर, टाइप 1 एरर, टाइप 2 एरर, है ना। ये सारी एरर्स हमारी क्या होती हैं, इन सबके मीनिंग क्या होते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हम रेजुलेशंस। रेजुलेशंस क्या होता है, जो भी हमारा स्मॉलेस्ट डेविएशंस, जो हमारा छोटे से छोटे डाटा को एब्जॉर्ब कर सकता है, जो प्रॉब्लम है हमारी, उस प्रॉब्लम को, छोटी छोटी प्रॉब्लम को एब्जॉर्ब कर सकता है, वो हमारा रेजुलेशंस में आता है। डिटेल में एग्जांपल मैंने एमएसए का वीडियो बनाया हुआ है, वहां जाके देख सकते हैं, एमएसए में मैंने पूरी डिटेल में अच्छे से समझाया हुआ है। अगली बात करते हैं हम बायस। बायस क्या होता है, एक्यूरेसी की बात करता है। तो इसमें एक्यूरेसी का डिफरेंस बिटवीन द एवरेज एंड ऑब्जर्वेशन, जो भी एवरेज होता है हमारा एक्चुअल वैल्यू से माइनस करके निकालते हैं, ठीक है। और स्टेबिलिटी होती है। लीनियरिटी, लीनियरिटी का होती है कि हम देख ऑपरेटिंग रेंज में, जो हमारा इंस्ट्रूमेंट की ऑपरेटिंग रेंज है, उस रेंज में चेक करते हैं कितना वेरिएशन आ रहा है। मान के चलिए आपका कोई रेंज है, ये इस रेंज में, ये रेंज है 20 से लेके हमारा 50 के बीच में हमारा ऑपरेटिंग रेंज है। अब इसमें अलग अलग सैंपल चेक करेंगे हमारा इंस्ट्रूमेंट परफेक्ट है क्या। और स्टेबिलिटी बताती है आपकी टाइम टू टाइम वेरिएशंस, यानी आपने आज चेक किया, कल चेक किया, परसों चेक किया, तो जो भी टाइम है, आपका टाइम पीरियड है, ओवर पीरियड ऑफ टाइम कितना वेरिएशन आ रहा है, वो हमारा ये कहलाता है, ठीक है। इसी प्रकार से प्रेसिडेंस, कितने पास पास पॉइंट्स आ रहे हैं आपके, कितना प्रिसाइज है। रिपीटेबिलिटी, सेम ऑपरेटर, सेम इंस्ट्रूमेंट, सेम गेज, कुछ हम बार बार चेक करते हैं, वो रिपीटेबिलिटी का। रिप्रोड्यूसिबिलिटी, इसमें से गेजेस को हम मैनेज करते हैं, डिफरेंट ऑपरेटर्स होता है, इस टाइप से हम इसको चेक करते हैं, ठीक है। टाइप 1 एरर, टाइप 1 एरर क्या होती है, इसको हम बोलते हैं फॉल्स अलार्म, यानी कि पार्ट तो आपका गुड था बट इसने बैड बोल दिया, तो क्या होता है आपका फॉल्स अलार्म। मिसरेट में क्या है, बैड पार्ट को ओके बोल दिया, तो इसमें आपको कस्टमर कंप्लेंट आ जाएगी इसमें, और इसमें आपको इंटरनलाइजेशन बढ़ जाएगी। तो ये सारी डिटेल्स में मैंने आपको ऑलरेडी वीडियो बना दिया है, वहां पे आप जाके देख सकते हैं। अब आपको जजमेंट करने के लिए, हम जो दो ऑपरेटर्स हैं, इनका जजमेंट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। तीन ऑपरेटर लिए हमने, तीनों ऑपरेटर का जजमेंट करना है हमें, तो क्या देखना पड़ेगा, हमें 10 सैंपल लिए हमने, ये 10 सैंपल ले लिए। अब ये 10 सैंपल्स, ये ऑब्जर्वर इस इंस्ट्रूमेंट से कितने टाइम, जैसे एक एग्जांपल लेता हूं, ये एक ऑब्जर्वर है आपका, ये अप्रेजर है, इसने एक पार्ट को तीन तीन बार चेक कराया, एक दो तीन, एक दो तीन, एक ही पार्ट को 3 टाइम चेक कराया, 10 पार्ट्स, 30 रीडिंग हो गई। इस प्रकार से हमने चेक कराया, सेम इंस्ट्रूमेंट से, सेम ऑपरेटर से, और सेम ऑब्जर्वर है आपका जो डाटा ले रहा है। इसी प्रकार से हमने चेक किया, तो हमने 3 ऑपरेटर लिए, ए बी सी। तो इसको भी हमने, जो भी 10 पार्ट थे हमारे, 10 पार्ट को 3 ऑपरेटर चेक कराया, 3 टाइम ट्रायल चेक किया, इस टाइप से। तो अगर हम टोटल वैल्यू देखें तो 90 रीडिंग हो जाती है हमारी, जो 10 सैंपल की 90 रीडिंग हो जाती है, ठीक है, समझ गए होंगे। जैसे एक ऑपरेटर से चेक कराया 10 सैंपल 3 बार, तो 30, ऐसे 30, 30 और 30 इक्वल टू 90, 90 रीडिंग हो जाती है आपकी, ठीक है। तो इससे हम देखते हैं कि ऑपरेटर ने एक ही पार्ट को अगर बार बार चेक कर रहा है तो कितना वेरिएशन दे रहा है। सेम पार्ट को अगर बार बार चेक कर रहा है, जो वेरिएशन दे रहा है, तो इसका मतलब है ऑपरेटर को ट्रेनिंग की नीड है, ऑपरेटर ट्रेनिंग चेक नहीं कर पाता है। और अब जहाँ एक क्वेश्चन उठता है कि आपका इंस्ट्रूमेंट का वेरिएशन भी हो सकता है, वो हम वायस में और लीनियरिटी और स्टेबिलिटी में पहले चेक कर लेते हैं। एमएसए करने से पहले हमारा इंस्ट्रूमेंट कैलिब्रेटेड होना चाहिए, उसके अंदर कोई एरर नहीं होनी चाहिए, वायस, लीनियरिटी, स्टेबिलिटी एरर 0 होने चाहिए, ठीक है, ये एरर नहीं होनी चाहिए। तो ये हमने पहले चेक कर लिया। अब बचता है हमारे ऑपरेटर की एरर, वो हम इसमें चेक करते हैं।
इसी में हम चेक करते हैं ईबी। ईबी होता है हमारा इक्विपमेंट वेरिएशंस। ईबी का फॉर्मूला होता है आर इंटू के वन, और दूसरा होता है रिपीटेबिलिटी। एबी एबी बोलते हैं इसको, हम अप्रेजर वेरिएशन बोलते हैं। इसका फॉर्मूला ये दिया हुआ है। इसी प्रकार से गेज आर एंड आर हम चेक करते हैं, इसके पार्ट वेरिएशंस, टोटल पार्ट वेरिएशंस, और इनकी परसेंटेज हम कैलकुलेट करके निकाल लेते हैं। तो मेन हम बात करें, इसमें हम दो चीज चेक करते हैं, एक गेज आर एंड आर और एनडीसी वैल्यू। अगर आपकी गेज आर एंड आर 10% से कम आ रहा है, दिस इज ओके, और एनडीसी वैल्यू हमारी इक्विवेलेंट 5 और 5 से ज्यादा आ रही है तो ओके है। ठीक है, इसका एक फॉर्मेट देखें, फॉर्मेट की स्टडी करें तो फॉर्मेट इस टाइप से होता है, जो फॉर्मेट दे रखा है आपका, यहाँ पे गेज का नाम, पार्ट का नाम, ऑपरेटर के नाम वगैरह यहाँ पे लिख सकते हैं आप, ये सारे है ना, ये सब देख पाते हैं यहाँ पे ये। इसके बाद आप यहाँ देख लिख सकते हैं इसकी कितनी वैल्यू आ रही है आपकी, ये देख सकते हैं। तो हमारी गेज एंटायर वैल्यू इतनी आ रही है, ठीक है, एनडीसी वैल्यू ये आ रही है, जैसे ये ओके है हमारा। ये इस टाइप से दो देखना होता है आपका, ये सैंपल देखने होते हैं, ये हमारा यहाँ पर ये एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया माना जाता है। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे चेक करना होता है, यहाँ वैल्यू लिखनी होती है टाइप फॉर्मेट में। और डिटेल में समझना है तो मैं इसमें वीडियो ऑलरेडी बना रखी है, वो देख सकते हैं। हमने बात करी थी, जो हम बात करते हैं गेज आर एंड आर 10% है तो हमारा ये एक्सेप्टेबल है। ठीक है, और जो ये हमारा गेज एंड आर एक्सेप्टेबल है, और हम इसी की बात करते हैं 10 से 30 के बीच में है तो ये मार्जिन एक्सेप्टेबल है। अगर आप 30% से ज्यादा है तो ये आपका एक्सेप्टेबल तो है, अगर 10 से 30 के बीच में एक्सेप्टेबल है, बट कंडीशन बेस एक्सेप्टेबल है। उसका देखना पड़ता है पिक्चर में प्रॉब्लम है, या ऑपरेटर को पार्ट को कहाँ फिट फंक्शन होगा, वो सब देखना पड़ेगा आपको। उसके बाद ही आपको इसको जजमेंट दे पाते हैं आपको। ठीक है, तो ये पूरा देख के ही आप इसको स्टडी करते हैं। ठीक है, उसके बाद ही आपको ये रहता है। ठीक है, तो ये आपको देखना पड़ेगा ये। तो हम सबसे पहले बात करें, जो 10 से 30 के बीच में है तो ये एक्सेप्टेबल है, बट इसकी कंडीशन देखनी पड़ेगी, क्या फिट फंक्शन परफॉर्मेंस, जो एग्जांपल देखने पड़ेंगे। और 30 से ज्यादा है वो हमारा एक्सेप्टेबल नहीं कहलाएगा, उसमें कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम है। एनटीसी वैल्यू कितनी आ रही है, उसका एजेंडा कितना आ रहा है, उसके बेस पे हम इसको यूज करते हैं। अगला आता है आपका एसपीसी। एसपीसी कहलाता है आपका स्टैटिकल प्रोसेस कंट्रोल। एसपीसी की अगर बात करें हम, तो इसमें हम चेक करते हैं क्या, पूरी डिटेल में देखते हैं इसको पहले। ठीक है, एसपीसी को समझते हैं। एसपीसी क्या है, जो भी हमारे प्रोसेस का वेरिएशन है इसको समझते हैं हम इसमें से। तो इसमें वेरिएशन दो प्रकार के होते हैं आपके, एक एट्रीब्यूट, एक वेरिएबल वेरिएशन होते हैं, इनको समझते हैं पूरा हम। अगर हम आईटीएफ की बात करें तो आईटीएफ क्लोज नंबर में इसमें रिक्वायरमेंट है इसकी, और अगर हम मैनुअल की बात करें तो सेकंड एडिशन की हम बात करते हैं। ठीक है, तो इसमें हमारा जो बात करते हैं टाइप्स ऑफ डाटा के आधार पर बात करें, टाइप डाटा दो प्रकार के होते हैं, जैसे मैंने बात करी एक वेरिएबल, एक एट्रीब्यूट, हमने एमएसए में समझा था, वही सेम यहाँ पर वही है, एक वेरिएबल और एक एट्रीब्यूट। वेरिएबल में आपके जो भी टेम्परेचर, माइक्रोमीटर, जो भी वेरिएशंस होते हैं आपके, हाइट हो गई, डायमेंशंस हो गई, सारी प्रॉब्लम्स हो गई। एट्रीब्यूट में बात करते हैं गुड बैड, ये सारे पार्ट्स होते हैं हमारे। ठीक है, ये हम इसमें से यूज करते हैं। अगला होता है वेरिएशंस। वेरिएशन में आपके दो प्रकार के होते हैं, एक कॉमन कॉज वेरिएशन, एक स्पेशल कॉज ऑफ वेरिएशन। कॉमन कॉज वेरिएशन आपके प्रोसेस में हमेशा अवेलेबल होता है, और स्पेशल कॉज आपका आएगा और चला जाएगा। फॉर एग्जांपल मान के चलिए, आपका एक प्रोसेस है, सीएनसी मशीन है आपकी। ठीक है, सीएनसी मशीन में आपकी इंसेट धीरे 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 बियर आउट होती है, घिसती है, तो वो क्या है, आपका कॉमन कॉज वेरिएशन है। अचानक से कोई एक्सीडेंट हो गया, टूल आपका डैमेज हो गया, टूल डैमेज होने की वजह से क्या हो गया आपका, टूल डैमेज हो गया, कोई पावर फेलियर हो गई थी, पावर कट हो गई थी, इस वजह से कोई टूल डैमेज हुआ है, तो ये आपका स्पेशल कॉज ऑफ वेरिएशन है। तो इस पर भी मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है, वो भी आप इसको देख सकते हैं। अगर हम बात करते हैं कंट्रोल लिमिट की, कंट्रोल लिमिट्स में हम बात करें तो ये अपर कंट्रोल लिमिट्स और लोअर कंट्रोल लिमिट्स, ये 3 स्टैंडर्ड डेविएशन भी बोलते हैं इसको हम। इसका अगर फार्मूला की बात करें तो दो फार्मूला होते हैं। अगर हम एक स्टैंडर्ड डेविएशन से कैलकुलेट करते हैं तो होता है एक्स डबल बार प्लस माइनस 3 टाइम स्टैंडर्ड डेविएशन, ये होता है आपका। ठीक है, दूसरा फार्मूला होता है आपका एक्स डबल बार प्लस माइनस A2 आर बार। ठीक है, अब आपको ये समझ गए होंगे ये कैसे है, मैं आपको और एक डिटेल में समझा देता हूं, आपको मैं समझ में आ जाएगा। देखिए, मुझे यूसीएल के लिए कैलकुलेट करना है, तो पहले मैं सिग्मा के आधार बताता हूं, डबल एक्स डबल बार प्लस में 3 टाइम स्टैंडर्ड डेविएशन, एलसीएल एक्स डबल बार माइनस में 3 टाइम स्टैंडर्ड डेविएशन। दूसरा लेते हैं हम यहाँ पर यू सी एल एक्स डबल बार प्लस में
A2 R बार, दूसरा होता है LCL इज इक्वल टू X डबल बार माइनस में A2 R बार। ठीक है, ये आपके जो कैलकुलेट करने के फॉर्मूला हो गए, जो हम इसको कैलकुलेट करते हैं, ये वाली लाइंस। ठीक है, ये लाइन में जो कैलकुलेट करते हैं ये हमारा इसमें कहलाता है आपका ये। ठीक है, दूसरा इसको हम बोलते हैं वॉइस ऑफ द प्रोसेस या सिग्मा लिमिट भी बोलते हैं इसको। और जो अपर स्पेसिफिक लिमिट और लोअर स्पेसिफिक लिमिट होता है, इसको हम वॉइस ऑफ द कस्टमर या वॉइस ऑफ द डिजाइन बिट्स भी बोलते हैं इसे डिटेल में, और हम समझते हैं इसको। जैसे हम बात कर रहे थे, हमने बात किया था इसको वॉइस ऑफ द कस्टमर या डिजाइन बिट्स बोलते हैं इसको बोलते हैं हम वॉइस ऑफ द प्रोसेस बिट्स या इसको कंट्रोल बिट्स बोला जाता है। ठीक है, दूसरी बात करें इसको हम कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं हम, कलेक्ट द डाटा को कैलकुलेट करते हैं, ग्राफ में देखते हैं, एवरेज कैलकुलेट करते हैं, ये सारी एक्टिविटी हम कैलकुलेट करते हैं। दूसरा आपका बोला जाता है कि कंट्रोल लिमिट और स्पेसिफिकेशन लिमिट में क्या अंतर है। तो कंट्रोल लिमिट्स और स्पेसिफिकेशन लिमिट में भी आपको अंतर समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो ये तो आपको समझ में आ रहा होगा जितना मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो इसको वीडियो को रोक रोक के समझ सकते हैं, सेव कर लें और इसको पूरा समझ सकते हैं। दूसरा देखें, हम देखते हैं इसमें से कंट्रोल लिमिट में हम जो वेरिएशन ऑफ द प्रोसेस, वेरिएशन इन द प्रोसेस का वेरिएशन देखते हैं, इसमें हम प्रोसेस में कितना वेरिएशन है। और दूसरा इसमें देखते हैं हम रिक्वायर्ड ऑफ द कस्टमर की रिक्वायरमेंट क्या है। ठीक है, इसको वॉइस ऑफ द प्रोसेस विड्थ बोलते हैं, इसे हम वॉइस ऑफ द प्रोसेस विड्थ, कितने हमारा प्रोसेस की हम विड्थ यूज कर रहे हैं, कितनी टॉलरेंस यूज कर रहे हैं, ये होता है हमारा वॉइस ऑफ द कस्टमर विड्थ, कस्टमर ने कितनी विड्थ हमें दे रखी है। लिमिट ऑफ चेंज द सेटिंग, करेक्शंस, प्रोसेस, डिजाइन एक्सेट्रा, ये सब इसमें देखी जाती है, कितनी हमारी लिमिट चेंज में जाती है, कितनी सेटिंग में जाती है, कितनी करेक्शन में जाती है, कितनी प्रोसेस चेंजेज में जाते हैं हमारे। इसमें देखते हैं लिमिट ऑफ चेंजेज ओनली व्हेन द कस्टमर व्हीकल, जो भी कस्टमर जो भी व्हीकल में फिटमेंट में प्रॉब्लम आती है, जहाँ पे फिट करते हैं हम, विच इज द चेंजेस, जो व्हीकल में प्रोडक्ट चेंज होकर फिट होता है, उसकी टॉलरेंस के आधार पर ये लिया जाता है। ठीक है, इंडिकेट कैपेबिलिटी बताता है ये, और ये इंडिकेट रिक्वायरमेंट, ये कैपेबिलिटी बताता है आपकी प्रोसेस की कैपेबिलिटी क्या है, और ये इंडिकेट करता है आपकी रिक्वायरमेंट, कस्टमर की रिक्वायरमेंट क्या है। ठीक है, तो आपने समझ गए होंगे कंट्रोल लिमिट्स और स्पेसिफिकेशन लिमिट में क्या अंतर है। ठीक है, तो ये चार्ट आपने बना लिया। अच्छा, चार्ट्स कितने प्रकार के होते हैं, बेली हमने बात करी थी, कंट्रोल चार्ट दो प्रकार के होते हैं, एक होता है आपका वेरिएबल और एक होता है एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट और वेरिएबल दो प्रकार के चार्ट होते हैं, इनको हम समझते हैं और डिटेल में। देखिए, अब जो हमारे वेरिएबल्स कंट्रोल चार्ट होते हैं, जैसे मैंने बात किया था आपको एक्स बार और एस चार्ट, इसको हम इंडिविजुअल चार्ट भी बोलते हैं, एवरेज एंड रेंज चार्ट बोलते हैं इसको बोलते हैं एवरेज एंड एस वाई स्टैंडर्ड डेविएशन चार्ट बोलते हैं इनको। जो मोस्ट यूज किया जाता है, ये किया जाता है आपका सीपी एंड सीपीके के लिए, और इसको यूज करते हैं हम पीपी एंड पीपीके के लिए। ठीक है, ये पीपीके के यूज करते हैं हम। दूसरा अगर बात करें हम एट्रीब्यूट के लिए, एट्रीब्यूट में हम डिफेक्ट और डिफेक्टिव दो डाटा कैलकुलेट करते हैं। इसमें हम सी चार्ट, यू चार्ट, सी चार्ट, एनपी चार्ट और यू चार्ट और एनपी चार्ट, ठीक है, ये चार्ट यूज करते हैं, यानी यू चार्ट, सी चार्ट, पी चार्ट और एनपी चार्ट। ठीक है, ये भी हम डिटेल में हम वीडियो बना चुका हूं मैं, अब एसपीसी की वीडियो देखें, पूरा समझ में आ जाएगा। और अगर कोई नहीं समझ में आता है तो कमेंट भी कर सकते हैं, कमेंट में पूरा मैं आपको जवाब दूंगा आपको। ठीक है, अब दूसरा बात क्या की थी हमने यहाँ पे, डिफेक्ट्स और डिफेक्टिव दोनों में क्या अंतर है, डिफेक्ट और डिफेक्टिव में क्या अंतर है, इसको समझिए थोड़ा सा। देखिए, डिफेक्ट्स वो कहलाते हैं जो आपके, जैसे ये हम बात करें डिफेक्ट की, आपकी शर्ट है, जो शर्ट में जैसे आपका ये स्पॉट आ गया, कोई लाइन आ गई, ये क्या है, आपके डिफेक्ट्स हैं, है ना। जो भी शोल्डर है अप डाउन है, ठीक है, ये ब्रोकन हो रखा है, आपका स्टिच ब्रोकन है यहाँ पे, ये सब क्या है, आपके डिफेक्ट्स हैं। और पूरी शर्ट क्या है, डिफेक्टिव है। कुर्सी में बात करें, इसका हैंडल ब्रोकन हो गया, है ना, आपका व्हील ब्रोकन हो गया, ये टूटा हुआ है, तो ये सब क्या है, ये जो डिफेक्ट्स हो गए, और पूरी कुर्सी क्या है आपकी, डिफेक्टिव है। तो वही यहाँ बताया गया है आपका डिफेक्ट और डिफेक्टिव में क्या अंतर है। तो डिफेक्ट समझ में आ गया। डिफेक्ट पर्टिकुलर आइटम में जो भी आपके जो पर्टिकुलर डिफेक्ट्स होते हैं, इंडिविजुअल वो डिफेक्ट कहलाते हैं, और जो पर्टिकुलर पार्ट्स आपका डिफेक्टिव कहलाता है। ठीक है, तो इसी बेस पे हम चार्ट को यूज करते हैं, समझते हैं डिटेल में। अगली बात करते हैं हम प्री कंट्रोल चार्ट। प्री कंट्रोल चार्ट की बात करें तो हम पहले एक एज्यूम करते हैं, हमारा प्रोसेस
हमारा स्टेबल है क्या, उसको समझने के लिए हम एसपीसी का कंट्रोल चार्ट बनाने से पहले हम प्री कंट्रोल चार्ट बना के यूज करते हैं। सपोज दैट मान के चलिए हमारी स्पेसिफिकेशन है 18.2 प्लस माइनस 0.2, ये स्पेसिफिकेशन है। अब इसमें हम जजमेंट करते हैं, ये हमारी हो जाएगी 18.4, ये हो जाएगी हमारी 18.0, जो इसका मीन रहेगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा 18.2, और ये वाला संख्या रहेगी हमारी 18.3, और ये संख्या रहेगी हमारी 18.1। अब जो हमारा प्रोसेस है इसके बीच में रहना चाहिए, अगर जहां जाता है तो हमें कंट्रोल एक्शन लेना पड़ेगा, है ना, इस टाइप से। तो यही आपके प्री कंट्रोल चार्ट कहलाता है। ठीक है, इससे क्या होता है कि हम 50% टॉलरेंस में हम यूज करते हैं, 50% टॉलरेंस में हम अपने प्रोसेस को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, कंट्रोल चार्ट बनाने से पहले। अब हमने एसपीसी के फार्मूला भी पूछे जाते हैं हमें कभी इंटरव्यू में, एसपीसी के फार्मूला क्या होते हैं। तो अगर सीपी के फार्मूला की बात करें, हम सीपी का फार्मूला यूएसएल माइनस एलएसएल डिवाइडेड बाय 6 टाइम आर बार अपॉन डी2, ना, इसको सिग्मा बोलते हैं। और इसी के लिए मिनिमम वैल्यू होती है आपके सीपीयू और सीपीएल, सीपीएल और सीपीयू की जो मिनिमम वैल्यू होती है वो हमारी सीपी का कहलाती है। ठीक है, अब इसमें दो हैं, प्रोसेस कैपेबिलिटी और प्रोसेस परफॉर्मेंस। प्रोसेस कैपेबिलिटी को कैलकुलेट करने के लिए हम कैलकुलेट करते हैं आपका सब ग्रुप स्टैंडर्ड डेविएशन, जो ये वाला फॉर्मूला दिया हुआ है। और हम प्रोसेस परफॉर्मेंस कैलकुलेट करने के लिए हम टोटल वेरिएशन स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करते हैं, टोटल वेरिएशन स्टैंडर्ड डेविएशन वो इस फॉर्मूला से कैलकुलेट करते हैं। इसमें देखते हैं प्रोसेस हमारा परफॉर्मेंस कर रहा है क्या, ये सारी चीजें इसमें हम समझते हैं। आपको ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो मेन क्या है, सीपी क्या बताता है आपका, आपकी प्रोसेस की विड्थ कितनी है, और सीपी क्या बताता है प्रोसेस हमारे सेंटर से कितना शिफ्ट हो रहा है, ये हमारा सीपी क्या बताता है। ठीक है, जैसे हम बात करें, ये हमारा सीपी हो गई, और सेंटर से कितना शिफ्ट हो रहा है वो सीपी के कहलाता है। जैसे हम देख पा रहे हैं आप यहां पर देखो, ये क्या है, प्रोसेस विड्थ, दिस इज ए सीपी, और ये आपका सेंटर से कितना शिफ्ट हो रहा है, ये सीपी के है आपका। देखो, यूएसएल माइनस एलएसएल, ये प्रोसेस यहाँ पे चेक किया हुआ है, और ये आपका यहाँ चेक किया हुआ है, ये प्रोसेस कैपेबिलिटी और प्रोसेस इंडेक्स। तो इसी प्रकार से आप इसको कैलकुलेट करते हैं, तो आप देखते हैं प्रोसेस का बैलेंस कितना आ रहा है, प्रोसेस कैपेबिलिटी और प्रोसेस कैपेबिलिटी इंडेक्स। ठीक है, सीपी, प्रोसेस कैपेबिलिटी और प्रोसेस कैपेबिलिटी इंडेक्स, इसको हम समझते हैं पूरा डिटेल में। ठीक है, तो एक एग्जांपल और लेते हैं हम, आपको और क्लियरिटी मिलेगी। देखिए, सीपी गुड और सीपी के बैड है, सीपी तो गुड है बट सीपी के बैड है। तो क्या है, आपका प्रोसेस सेंटर से शिफ्ट हो चुका है, क्या है, प्रोसेस नॉट सेंटर बट विद इन द स्पेसिफिकेशन लिमिट। पहला ये तो कह रहा है आपको समझ में आया होगा। ये प्रोसेस सेंटर से नॉट सेंटर्ड है, आपको इसमें देखेंगे फिगर में नंबर 1 में प्रोसेस शिफ्ट हो गया, बट आपका प्रोसेस की जो टॉलरेंस है वो सही है, क्यों सही कर रहे हैं, इसलिए सीपी गुड है। दूसरे में दे रहा है आपका सीपी और सीपी के बोथ बैड बट सिमिलर, सिमिलर है, दोनों बैड है। ठीक है, तो प्रोसेस कैपेबिलिटी बट क्या लगा, बट द स्पेसिफिकेशन लिमिट्स, तो एक्सपेक्टेड व्हाट इज, अब देखिए पूरा क्या हो रहा है, स्प्रेड हो गया यहाँ पे ये, तो सीपी सीपी के बहुत एक्सपर्ट, इसमें क्या करना पड़ेगा आपको, रिड्यूस द वेरिएशन, आपकी प्रोसेस का वेरिएशन रिड्यूस करना पड़ेगा। आपको इसको इस टाइप से लेके सेंटर में करना पड़ेगा, इसको तो लिख दिया ना आप, सेंटर द प्रोसेस, इसको सेंटर में लेके आ जाएंगे तो परफेक्ट हो जाएगा। इसी प्रकार से आपको जो प्रोसेस करना है वो इस टाइप से होना चाहिए, सिमिलर ऐसे होना चाहिए। ठीक है, तो आपका ये परफेक्शन सही रहेगा। क्लियर। दूसरा कह रहा है प्रोसेस नॉट सेंटर्ड बट नॉट विद इन द स्पेसिफिकेशन लिमिट, प्रोसेस आपका सेंटर्ड भी नहीं है और स्पेसिफिकेशन लिमिट में भी नहीं है। आप देख पा रहे हैं एक तो स्प्रेड भी हो रखा है और सेंटर से आउट भी है, तो इसमें से सीपी एंड सीपी के बोथ नॉट सिमिलर, सीपी सीपी के सिमिलर नहीं है और ना ही बैड है, अच्छे भी नहीं है और सिमिलर भी नहीं है, क्योंकि आउट जा रहा है, आपका डाटा वेरिएशन बहुत ज्यादा है प्रोसेस में। तो प्रोसेस को सेंटर्ड करना है और वेरिएशन भी रिड्यूस करना है। आपको एक्शन क्या लेना है, प्रोसेस का वेरिएशन रिड्यूस करना है और प्रोसेस को सेंटर में भी लेके आना है। तो आप इस फिगर से समझ गए होंगे आपको क्या करना है। तो प्रोसेस आपका इस टाइप से थे सारे, आपको इस प्रोसेस को लेके आना है, ये दिस इज ए ओके। ठीक है, इसकी सीपी सीपी के सही आएगी, दिस इज ए नॉट गुड, ये नॉट गुड है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया कैसे सीपी सीपी के कैसे हमें रखनी है। अब हमें देखो सीपी 1 है तो प्रोसेस इज ओके,
CP2 है, प्रोसेस इज गुड प्रोसेस, और CP3 से ज्यादा है तो क्या है आपका एक्सपेक्टेड प्रोसेस और एक्सीलेंट प्रोसेस है, आपका प्रोसेस बहुत अच्छा है। तो आपने देखा सीपी के इक्विवेलेंट हो सकती है, मगर सीपी के ग्रेटर देन कभी नहीं हो सकती। सीपी के कभी नहीं होगा, सीपी ज्यादा हो सकता है। और सीपी के इक्विवेलेंट कब होगा? जब आपका सेंटर्ड होगा। इसमें सीपी के बराबर होंगे। किस केस में? इस केस में सीपी और सीपी के बराबर होंगे। ठीक है, इस केस में सीपी के बराबर कभी नहीं होंगे। इसमें सीपी के बराबर होंगे, बट स्प्रेड रखा है तो वैल्यू सही नहीं आएगी। तो ये आपने समझा, सीपी के बारे में आपको क्लियरिटी मिली हुई होगी, आपको काफी कुछ इसमें से सीखने को मिला होगा। अब हम आगे आते हैं, इसी प्रकार से हम इसे चार्ट बना के देखते हैं। तो हम पूरा चार्ट देखते हैं, हमारा जो बेल कर्व में होना चाहिए, और सीपी के लिखा हुआ है यहाँ पे देखो, सीपी 1.94, सीपी के आ रही है 1.92, या पीपी के आ रहा है। ठीक है, तो ये अगर फॉर्मेट चाहिए आपको, नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक मिल जाएगा, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, या मेरे से कमेंट कर सकते हैं इस नंबर से, आपको पूरी डिटेल आपको हेल्प मिल जाएगी। ठीक है, कैसे फिल करते हैं वो भी पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा। अगली बात करते हैं पीपैप की। पीपैप में होता है प्रोडक्शन पार्ट अप्रूवल प्रोसेस। हम किसी पार्ट को प्रोसेस अप्रूवल कैसे करते हैं, तो उसके अगर लॉन्ग फॉर्म की बात करें तो प्रोडक्शन पार्ट अप्रूवल प्रोसेस हो गया। दूसरा, अगर इसकी हम बात करें तो इसकी जो 3 बिग कंपनियां हैं, फोर्ड, क्रिसलर और जीएम, जनरल मोटर, जो जनरल तीनों कंपनी ने मिलकर इसकी स्थापना की थी 1993 में। ठीक है, जो इसका लेटेस्ट एडिशन चल रहा है वो जून 2006 का है, जो 4th एडिशन चल रहा है। ठीक है, तो पीपैप का पर्पज क्या है? प्रोडक्ट, देखो, पीपैप मीनिंग चेंज टू इंश्योर प्रोडक्ट एंड कंफर्मेशन। आपको आपका प्रोडक्ट, कोई न्यू प्रोडक्ट है या कोई चेंजेस कर रहे हैं, उसकी कंफर्मेशन लेने के लिए हम पीपैप की यूज करते हैं। ठीक है, तो प्रोवाइड द एविडेंस दैट ऑल कस्टमर इंजीनियरिंग डिजाइन रिकॉर्ड एंड स्पेसिफिकेशंस रिक्वायरमेंट आर प्रॉपर अंडरस्टूड बाय द ऑर्गेनाइजेशन। हमने ये सारे डॉक्यूमेंट्स या जो स्पेसिफिकेशन है वो सारे समझ लिए हैं, इसलिए हम पीपैप का यूज कर सकते हैं। अगला होता है पीपैप की रिक्वायरमेंट कब होती है, तो कोई न्यू पार्ट बनाते हैं तब, कोई न्यू पार्ट डेवलपमेंट करते हैं उस समय। ठीक है, कोई न्यू पार्ट बना रहे हैं हम, कुछ चेंज द पार्ट प्रोसेस, कुछ चेंज कर रहे हैं, कुछ आपका ईसीएन पीसीएन है, कोई इंजीनियरिंग चेंज है, प्रोसेस चेंज है, उसमें बात कर रहे हैं, यानी कोई सब सप्लाई चेंज हो रहा है, मटेरियल चेंज हो रहा है, ये सारे आपके पीपैप की रिक्वायरमेंट्स होती है। अच्छा, पीपैप की जैसे हमें कोई डिमांड होती है, मान के चलिए आपका एक्सपेक्टेशन है कस्टमर ने इस टाइप से बर्गर चाहिए, अगर आपको रियलिटी में ये बर्गर बना के दोगे तो कस्टमर क्या होगा? अनहैप्पी होगा। तो वही चीज है, आपकी जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट है पार्ट बनाने की, उस पार्ट को समझने के लिए आप जो पार्ट्स बनाते हैं ना, उसी की रिक्वायरमेंट को फिलफिल करते हैं, वही आपके पीपैप की रिक्वायरमेंट कहलाती है। ठीक है, इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं? तो ये हेल्प करता है मेंटेन द डिजाइन इंटीग्रिटी, जो भी डिजाइन के डॉक्यूमेंट्स उसको इंटीग्रेट करने में हेल्प करता है। आइडेंटिफाई इशूज द अर्लियर रेजुलेशंस, जो भी आपके इशूज होते हैं उनको मिनिमाइज करता है। तो ये बहुत सारे बेनिफिट्स हैं आपके, हायर क्वालिटी होती है, डॉक्यूमेंट हो जाते हैं, चेंज द कुछ प्रोडक्ट सप्लायर कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी, अगर आपका रिड्यूस द वारंटीज हेल्प करता है ना। आइडेंटिफाई द सप्लायर्स एंड नीड मोर डेवलपमेंट्स, कि आपको ये देखना पड़ेगा कोई सप्लायर की डेवलपमेंट है, कोई न्यू डेवलपमेंट की जरूरत तो नहीं है हमें, ये सब चीज देखनी पड़ती है हमें। ठीक है, ये सारी एक्टिविटीज हैं, इसमें हम सारे इसको यूज करके देखते हैं। ये कुछ टर्म्स देख रखी हैं, एलिमेंट दे रखे हैं, उनके सबके बारे में बताया है, ये आप इसको एक स्क्रीनशॉट ले लें, इसको आप पढ़ सकते हैं, मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ। मेन पर्पज होती है हमारी, जो लेवल होती है हमारी, लेवल कितनी होती है? 5 लेवल होती हैं। लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, लेवल 5, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, लेवल 5। अब देखिए, सबसे पहले इसमें से एक आपको याद रखना है, तो 3 चीज याद रखनी है। अब क्या? एक आर, एस और स्टार, इनका मतलब क्या है ये आपको समझ में आना चाहिए। सबसे पहले समझते हैं एस का मतलब। एस का मतलब क्या है? द ऑर्गेनाइजेशन शेयर सबमिट टू द कस्टमर एंड रिटर्न ए कॉपी, रिकॉर्ड डॉक्यूमेंटेशन आइटम्स अप्रोप्रिएट लोकेशंस, यानी एक कस्टमर कॉपी कस्टमर को दे देगा, एक कस्टमर कॉपी अपने पास रिटर्न करेगा। दूसरा आर का मतलब क्या है? आर का मतलब है द ऑर्गेनाइजेशन शेल रिटर्न अप्रोप्रिएट लोकेशन मेक अवेलेबल कस्टमर अपॉन रिक्वेस्ट, यानी वो अवेलेबल करा देगा, सबमिट नहीं करेगा, अवेलेबल कराएगा आपको अपॉन कस्टमर रिक्वेस्ट पे, जब मांगता है तब। ठीक है, द ऑर्गेनाइजेशन शेल रिटर्न अप्रोप्रिएट कॉपीज सबमिट अपॉन द कस्टमर अपॉन रिक्वेस्ट, है ना। तो सबमिट अपॉन कस्टमर रिक्वेस्ट, जब कस्टमर मांगता है तब उसको सबमिट कर दिया जाएगा, जब कस्टमर मांगेगा तब उसको सबमिट कर दिया जाएगा।
ये सब इसके रिक्वायरमेंट्स होती हैं। तो हमने पढ़ लिया 5 लेवल्स होती हैं, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, लेवल 5। अब इसमें से जो 1 लेवल होता है, इसमें पार्ट्स में से वारंट एंड एप्रेस जो भी पार्ट का हमारा AIR होता है, उसको हम सबमिट करते हैं। दूसरा लेवल में होता है विद पार्ट सैंपल्स एंड लिमिटेड सपोर्टिंग डाटा, इसमें लिमिटेड सपोर्टिंग डाटा जाता है, ये सब एक्टिविटीज जाती हैं, ठीक है। और बाय डिफॉल्ट आप 3rd लेवल का डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं, कंपनियां बहुत करती हैं, ठीक है। अब इसके बाद उसका अप्रूवल्स मिलता है, वो क्या होता है, या तो आपका अप्रूव मिल जाएगा, फुली अप्रूव मिल जाएगा, या कुछ इंटर में अप्रूवल मिलेगा, या रिजेक्टेड हो जाएगा आपका। यानी या तो उसने कोई आपका प्रोसेस पूरा ओके है, डन, तो वो अप्रूवल दे दिया आपको, चलाइए। अगर उस इंटर में कुछ कमियां हैं, उनको सुधारिए और उसको चलाइए। एक रिजेक्ट कर देगा, भाई इस कमियों को सुधारिए, तभी आपको प्रोडक्शन सप्लाई दे सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी बात रही हमारी इसकी। और अब बात करते हैं हम CP कंट्रोल प्लान की। तो कंट्रोल प्लान की अगर बात करें तो इसकी कंट्रोल प्लान का मैन्युफैक्चरिंग पार्ट्स ऑफ प्रोडक्ट, मैन्युफैक्चरिंग में जो प्रोसेस करते हैं उसकी बहुत यूज किया जाता है। तो ये दिस इज लाइव डॉक्यूमेंट्स है। अगर इसकी रिक्वायरमेंट करें IATF की रिक्वायरमेंट, तो 8.5.11 में इसकी IATF की रिक्वायरमेंट है। ये आप यहाँ पे ये देख पा रहे हैं आप, ठीक है। ये IATF की रिक्वायरमेंट है, ये लाइव डॉक्यूमेंट्स है। अब इसमें सबसे पहले एक बात होती है, या हम CP पहले बनाएं या PFD पहले बनाएं या PFME पहले बनाएं। तो सबसे पहले मोस्ट कंपनियां PFD पहले बनाती हैं, फिर कंट्रोल प्लान, फिर FMEA, या कुछ कंपनियां पहले PFME बनाती हैं, फिर कंट्रोल प्लान, इस टाइप से प्रोसेस फ्लो PFME। तो इनमें से कोई सा भी एक डॉक्यूमेंट पहले बना सकते हैं उसके, मगर इनकी जो तीनों के तीनों डॉक्यूमेंट हैं, इंटर रिलेटेड होना चाहिए, तीनों एक लिंकेज होनी चाहिए, तीनों डॉक्यूमेंट एक दूसरे से लिंकेज, प्रोसेस सेम होना चाहिए। अगर इसमें से मान के चलिए 12 प्रोसेस हैं, तो इसमें भी 12 प्रोसेस दिखाने हैं आपको, इसमें भी 12 प्रोसेस का ही जिक्र करना है। तो जो जो प्रोसेस लिए हैं आपने, एक दूसरे से लिंकेज होने चाहिए। दूसरा बात करते हैं हम इसमें से जो कंट्रोल टाइप्स होते हैं, तो हमने बता दिया 3 टाइप के होते हैं। एक होता है प्रोटोटाइप, फ्री लॉन्च और प्रोडक्शन। 3 टाइप के कंट्रोल प्लान होते हैं, इनकी हम बात करते हैं, ठीक है। और जो सेफ लॉन्च होता है आपका, सेफ लॉन्च में हम बात करते हैं रिस्क की, और क्या न्यू प्रोडक्ट है उसके लिए बात करते हैं। तो सेफ लॉन्च आप प्रोडक्शन के साथ यूज कर सकते हैं, या प्री लॉन्च के साथ यूज कर सकते हैं सेफ लॉन्च। तो इसके फॉर्मेट्स हैं, उस फॉर्मेट में मैंने पूरा डिटेल बनाया गया है। कंट्रोल प्लान का वीडियो आप देख सकते हैं, वहां पूरा डिटेल में समझाया है मैंने आपको, ठीक है। तो हम रिव्यू करते हैं फ्रीक्वेंसी रिव्यू करते हैं, इसमें देखते हैं पूरा कितना क्या है इसका, रिस्क एनालिसिस करते हैं। अच्छा, कंट्रोल प्लान का इनपुट क्या है और आउटपुट क्या है, ये भी कभी कभी इंटरव्यू पूछा जाता है। तो आपका इसका इनपुट और आउटपुट भी पता होना चाहिए। इनपुट हम कहां से बनाएंगे, ड्राइंग होना चाहिए, प्रोसेस फ्लो डायग्राम होना चाहिए, DFME होना चाहिए, PFME होना चाहिए हमारे पास, है ना। इसका इनपुट क्या रहेगा, ड्राइंग्स होना चाहिए, प्रोसेस फ्लो डायग्राम होना चाहिए, DFME होना चाहिए, PFME होना चाहिए, स्पेसिफिकेशन कुछ करेक्टेक्स होना चाहिए, कस्टमर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स होना चाहिए, कुछ स्टैट्यूटरी रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट होनी चाहिए आपको, लेसन लर्नड या फ्रॉम द सिमिलर पार्ट होना चाहिए, CFT का जो भी नॉलेज है आपका प्रोसेस की, वो सब होना चाहिए, डिजाइन रिव्यू होना चाहिए। ये सारे आपके इनपुट्स हैं। आउटपुट क्या निकलता है, यहाँ से हम बात करें तो WI निकल के आती है, नीचे हमारे ऑपरेटर्स के गाइडेंस निकल के आती हैं, प्रोसेस सीट निकल के आती हैं, जॉब सेटअप इंस्पेक्शन निकल के आते हैं, ऑपरेटर्स का जो भी क्वालिफिकेशन से रिक्वायरमेंट है वो निकल के आते हैं, डेली इंस्पेक्शन प्लान निकल के आता है, MSA और SPC स्टडी निकल के आती है। तो ये मैंने कुछ सिमिलर आइटम लिखे हैं आपको, ये सब निकल के आते हैं इसके आउटपुट्स। जब हम इसको डिटेल में समझते हैं, वो हम बहुत सारी चीजें इसमें देखते हैं। तो ये सारी चीजें हमारे इनपुट और आउटपुट निकल के आते हैं आपके CP कंट्रोल प्लान में। तो कंट्रोल प्लान हमने बात करी थी, इसके बेनिफिट्स क्या हैं। तो बेनिफिट्स सेम वही होते हैं, क्वालिटी इंप्रूवमेंट करने के लिए, प्रोसेस के जो भी इंश्योर द प्रोडक्ट क्वालिटी के लिए हम, और रिड्यूस द वेरिएशंस, है ना, देखो यहाँ लिखा ना, इंश्योर प्रोडक्ट क्वालिटी, रिड्यूस द वेरिएशंस, या जो भी इंश्योर करते हैं कस्टमर स्पेसिफिकेशन, हमने साथ समझ लिया क्या, जो भी क्लियर द कम्युनिकेशंस विद इन द प्रोसेस ऑनर्स या कस्टमर, हमारी क्लियर कम्युनिकेशन हो जाती है। ये सारे इसके बेनिफिट्स होते हैं। दूसरी चीज हमने बात करी थी प्रोटोटाइप, प्री लॉन्च और प्रोडक्शन। ये हमारे कंट्रोल प्लान, जो चौथा होता है सेफ लॉन्च, हम इसके साथ यूज कर सकते हैं, इसके साथ यूज कर सकते हैं, ये हमने बात करी ली थी, ठीक है। चलिए अगला बात करते हैं हम कंट्रोल प्लान के एग्जांपल, जैसे हमने बात करी थी ये, यहाँ पर ये अगर हम प्रोटोटाइप बना रहे हैं तो प्रोटोटाइप क्लिक करेंगे, प्री लॉन्च बना रहे हैं प्री लॉन्च पे, अगर प्रोडक्शन, सेफ लॉन्च हम इसको यूज कर सकते हैं प्रोटोटाइप के लिए और प्रोडक्शन के लिए, ठीक है। प्री लॉन्च और प्रोडक्शन में यूज कर सकते हैं, इसके साथ में टिक कर सकते हैं इसको। और ये कंट्रोल प्लान का पूरा परफॉर्मा है, ये मैं ऑलरेडी समझा चुका हूं, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी ऐसे मैं एक्सप्लेन करूंगा तो एक वीडियो में। तो इस टाइप से आप इसको ये बना सकते हैं।
अगली बात करते हैं, पूरा डिटेल में बनाया गया है कैसे रॉ मटेरियल रिसीव करेंगे यहाँ पे हमने, ठीक है। रॉ मटेरियल रिसीव लिया हमने, रॉ मटेरियल रिसीव के बाद हमने कोई मटेरियल टेस्टिंग किया, टेस्टिंग करने के बाद हमने ड्रिल किया, पूरा एग्जाम्पल बना, ड्रिल किया हमने, ड्रिल करने के बाद जो भी ड्रिल कैसे वीएमसी मशीन पे, सीएनसी मशीन पे ड्रिल किया, उनकी एक्टिविटीज की, वो सारी हमने इसमें समझा रखे हैं पूरा प्रोसेस के साथ। इसमें करंट कंट्रोल क्या है, इसमें से रिएक्शन प्लान क्या है, सुपरसिबिलिटी क्या है, ये सारी एक्टिविटीज आप देख सकते हैं, ये पूरा बना सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे एग्जाम्पल दे रहे हैं, ये सब आपके यहाँ पे। हाँ, लीजेंट भी लिख सकते हैं आप, कौन सा क्रिटिकल है, माइनर है, मेजर है, या जो भी नॉर्मल है, ये सब इसमें से लिख सकते हैं। अगला बात करते हैं हम प्रोटोटाइप कंट्रोल प्लान प्लान के लिए। प्रोटोटाइप कंट्रोल प्लान की एक्टिविटी क्या रहेंगी, प्री लॉन्च के लिए एक्टिविटी क्या रहेंगी, और प्रोडक्शन के लिए एक्टिविटी क्या रहेंगी। ये सारी वो एक्टिविटीज यहाँ पे इसे समझा रखी हैं, ये वो पूरा देख सकते हैं। जैसे टूलिंग की बात करें, प्रोसेस की बात करें, पर्पज की बात करें, या जो भी पोका की बात करें, या किसकी की बात करें, कौन कौन सा क्या एक्सप्लेन रहेगा, वो सारा यहाँ पे डिटेल में दिया गया है। वो इस टाइप से आप इसको देख के बना सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ रहा होगा, ये मैंने काफी डिटेल में बनाया हुआ है, इसके आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और इसको भी आप ये समझ सकते हैं ये, ठीक है। अगली बात करते हैं हम इसमें से, जो भी कंट्रोल टाइप है कंट्रोल प्लान के आधार पर हमने बताया है पूरा डिटेल में कौन कौन सी एक्टिविटी क्या क्या रहेंगी, वो बेस्ट ये था बेस्ट, इसका ठीक ठीक है। अब बात करते हैं हम एफएमई की। देखिए साथियों, अगर ये पूरे ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो पूरी डिटेल में मैं इसी टाइप से डेमो टाइप की वीडियो बना रहा हूँ, इस टाइप से मैं जो पढ़ाता हूँ समझाता हूँ पूरा डिटेल में बताता हूँ आपको मैं, ठीक है। तो ये कोर टूल की ट्रेनिंग लेने के बाद आपको कहेंगे कि बाकी में मजा आ गया, ठीक है। तो जो भी आपके फेलियर्स हैं, फेलियर मोड इफेक्ट एनालिसिस। तो फेलियर क्या होता है आपका, जैसे प्रोडक्ट में क्रैक आ गया, ये फेलियर है। अब ये क्रैक या ब्लो होल या कोल्ड साइड या पिन होल या कोई डायमेंशन ओवर साइड अंडर साइज, इनका कुछ मोड होगा, कुछ कारण होगा, तभी होगा। या कोई हाई टेम्परेचर हो गया, या फिर लेस डाइकोट हो गया, या कुछ भी प्रॉब्लम्स हो गई, विस्कोसिटी हाई हो गई या विस्कोसिटी लेस हो गई, जो जैसे टूल डैमेज हो गया, सोडी ओवर साइज अंडर साइज हो गई, उसके लिए इफेक्ट क्या रहेगा, यूर प्लांट, शिप टू प्लांट और एंड यूजर। तो जो प्रोडक्ट क्रैक हो गया, इसका इफेक्ट क्या रहेगा, यूर प्लांट भी रिजेक्ट हो जाएगा, अगर आगे भेज दिया तो कस्टमर रिजेक्ट कर देगा, अगर कस्टमर ने भी आगे भेज दिया तो उसकी एंड यूजर के पास उसकी साइकिल लाइफ कम हो जाएगी। ये सब एनालिसिस करते हैं इसमें हम। अब एनालिसिस कैसे करते हैं इसके हम, इसमें दो कैटेगरी होती है, सेवरिटी अक्रंस और डिटेक्शंस, इसको एनालिसिस करते हैं। तो ओल्ड एफएमई थी हमारी ये, ओल्ड एफएमई में हम कैलकुलेट करते थे आरपीएन नंबर, रिस्क प्रायोरिटी नंबर। अब जो न्यू एफएमई है उसमें हम एफपी कैलकुलेट करते हैं, इसमें से हम देखते हैं हाई मीडियम लो, ये हम कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। ये हम इसको कैलकुलेट करके देखते हैं पूरी एक्टिविटी के साथ। तो आइए साथियों कुछ हम इसमें समझते हैं। अगर हिस्ट्री की बात करें तो ये 2019 में एक न्यू लॉन्च आया है बीडीए प्लस एआईजे के साथ, है ना, जो फर्स्ट एडिशन है, और इस 70 साल पुराना सा ये पूरी हिस्ट्री है इसकी, ठीक है। अगर हम बात करें टाइप्स की तो सिस्टम एफएमई है, डिजाइन एफएमई है, प्रोसेस एफएमई है, मशीन एफएमई है, रिव्यू एफएमई है, जितनी एफएमई बोलो तो बहुत सारी एफएमई बना रखी है। बट अगर आप देखें मोस्टली जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एफएमई है वो यही है आपकी प्रोसेस एफएमई है, जो सबसे ज्यादा यूज होने वाली है, ठीक है। कौन सी, प्रोसेस एफएमई है। तो इसी में देखते हैं आइडेंटिफाई द फेलियर्स मोड्स एंड फॉर द प्रोसेस, है ना, जो भी हमारे प्रोसेस के फेलियर्स होते हैं, मोड्स हैं, उनको एनालिसिस करते हैं, देखते हैं। एस्टिमेटेड इट इज द इफेक्ट एंड द रिस्क एसोसिएटेड विद द इट, है ना। इफ आइडेंटिफाई द पोटेंशियल प्रॉब्लम्स कॉजेस एंड फेलियर्स, प्रोटाइज द फेलियर्स मोड based on the action priorities, uh, evaluate and develop the control plan and condition with the risk। ये सारी एक्टिविटीज हैं, ये सारी एक्टिविटीज हम इसमें से देखते हैं, ये हमारी एक्टिविटीज हो गई। अब इसको और डीप में समझते हैं। जो न्यू एफएमई है वो 7 स्टेप अप्रोच पे बात करता है। 7 स्टेप अप्रोच में क्या क्या होता है, सबसे पहला स्टेप समझते हैं, प्लानिंग एंड प्रिपरेशन, पहला स्टेप है। दूसरा है स्ट्रक्चर एनालिसिस, और यही है हमारा थर्ड है फंक्शन एनालिसिस और फेलियर एनालिसिस और फंक्शन एनालिसिस और रिस्क एनालिसिस और ऑप्टिमाइजेशन और रिजल्टेंट डॉक्यूमेंटेशन। अगर हम सेक्शन की बात करें तो 3 सेक्शन है, 1 2 3। पहला सेक्शन इसमें सिस्टम एनालिसिस, फेलियर एनालिसिस एंड रिस्क मिटिगेशंस और रिस्क कम्युनिकेशंस, हमारी कम्युनिकेशन क्या है, वो डॉक्यूमेंटेशन क्या क्या रहा है इसके, उसकी बात करता है। तो ये 7 स्टेप अप्रोच पे बात करता है। जो न्यू एफएमई है ये पूरा टोटली बेस्ड है 7 स्टेप अप्रोच पे, ठीक है। तो आपको समझ में आए होंगे। पहला क्या है, प्लानिंग एंड प्रिपरेशन, सेकंड है स्ट्रक्चर एनालिसिस, दूसरा
फंक्शनल एनालिसिस, फेलियर एनालिसिस, रिस्क एनालिसिस, ऑप्टिमाइजेशंस, रिजल्टेंट डॉक्यूमेंटेशंस। अगर हम ये तो स्टेप हो गया। सेक्शन की बात करें, 3 सेक्शन होते हैं, सिस्टम एनालिसिस, फेलियर एनालिसिस एंड रिस्क मिटिगेशंस और रिस्क कम्युनिकेशंस। ये हमारे सेक्शंस हो गए। ठीक है, तो हमने 7 स्टेप अप्रोच में बात कर ली, ये सारी बात कर ली हमने। और अब बात करते हैं हम रिवाइज्ड सेवरिटी डिटेक्शन टेबल्स। ये भी आपकी पूरी की पूरी रिवाइज हो चुकी है। सेवरिटी अक्रंस डिटेक्शन टेबल भी पूरी रिवाइज हो गई है। जो पहले हम आरपीए नंबर कैलकुलेट करते थे, अब एफपी नंबर कैलकुलेट करते हैं। न्यू एफएमईए सीट जो है वो कलर बेस्ड बनी हुई है। ये डीएफएमई पूरा इंटीग्रेटेड है, इसमें से 5T की बात करता है, 4M अप्रोच की बात करता है। ये सारी एक्टिविटीज हम की बात करते हैं। ठीक है, तो इसको हम और डिटेल में समझें तो ये पूरा दिख रखा है, वैसे मैंने बात कर ली थी। ये हमारे सेक्शंस हो गए, ये स्टेप्स हो गए। इन स्टेप में ये एक्टिविटी करके देखते हैं। अगर हम बात करते हैं 5T, 5T क्या होती है? 5T में होता है टीम, टाइमिंग, इंटेंट और टूल और टास्क। टीम का मतलब है इसमें से जो टीम मेंबर्स रहेंगे डिजाइन एफएमई के लिए और प्रोसेस एफएमई के लिए, कौन कौन से मेंबर्स रहेंगे। टाइमिंग, क्या क्या टाइमिंग रहेगी, हम जो एफएमई कर रहे हैं किस किस टाइम पे एफएमई करेंगे, एपीक्यूपी के किस फेज में कौन सी एफएमई करेंगे। इंटेंट, पर्पस क्या है हमारा एफएमई करने का, क्यों कर रहे हैं, हमारा गोल क्या है, एफएमई करने से क्या बेनिफिट्स होंगे। टूल्स, इस एफएमयू करने के लिए क्या क्या टूल यूज होंगे। 7QC टूल होगा, 8D होगा, या आपका डिफेक्ट हिस्ट्री होगी आपकी, क्या क्या टूल यूज होंगे आपके, वो टूल की बात कर रहा है। और टास्क, पूरा टास्क क्या है इसका पूरा हम इसको एनालिसिस करते हैं। तो जैसे हमने बात करी थी, अभी आपने समझा होगा कि सेवरिटी अक्रंस डिटेक्शंस, इसकी मीनिंग्स क्या है। जब हमने ओल्ड एफएमई में बात करी थी, ये न्यू एफएमई है आपकी। ठीक है, न्यू एफएमई कैलकुलेशन एपी नंबर कैलकुलेट करते हैं, ये हाई, मीडियम, लो, और इसमें से एपी कैलकुलेट करते हैं। और डिटेल में समझना चाहते हैं तो इसमें मैंने वीडियो बना रखी है ऑलरेडी, गैलरी बॉक्स में जाके देख सकते हैं, वहां पे आपको कहीं ना कहीं मिल जाएगी आपको। ठीक है, ओके। आइए साथियों, अब बात करते हैं जो हमारी एक्शन प्रायोरिटी है, जो एपी है नंबर, जो उसके आधार पर रेटिंग कैसे देखेंगे, हाई, मीडियम, लो कैसे है। तो अगर हम सेवरिटी की बात करें, सेवरिटी अगर 10 से लेके 9 के बीच में है, 10 से 9 के बीच में सेवरिटी है आपकी, तो आपका ये तो है हमारा अक्रेंस और ये डिटेक्शंस, कितना अक्रेंस कितना डिटेक्शन है, उसके रेट पे हाई दे रखा है और ये लो दे रखा है। ठीक है, मेन इंपॉर्टेंट है, अगर आपकी सेवरिटी 1 है और आपका अक्रेंस 1 से लेके 10 के बीच में है और डिटेक्शन आप 1 से लेके 10 के बीच में है, तो ये सारा का सारा फिर भी लो रहेगा, क्योंकि आपका सेवरिटी 1 है। अगर सेवरिटी आपकी 9 से 10 के बीच में है, अगर डिटेक्शन और अक्रेंस कंट्रोल है तब तो ठीक है, अदरवाइज ये सारा हाई में ही आएगा। ठीक है, ये डिपेंड करता है आपके प्रोसेस पे। तो ये पूरा डिटेल दी गई है, इसको आप यूज कर सकते हैं, समझ सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इसको पढ़ें। आपको पूरा अच्छा सा डाटा समझाया गया है। और ऑनलाइन ट्रेनिंग लेते हैं उसमें से और डिटेल में आपको ये एक्टिविटी मिलेंगी। आप ट्रेनिंग अपनी कंपनी में भी करवा सकते हैं। ठीक है, अब हम इसको बात करते हैं, इसको फेसेस वाइज पे आप एफएमई कब का यूज करते हैं, डिजाइन एफएमई और प्रोसेस एफएमई की बात करते हैं। ये सारी एक्टिविटी देख रखी है, इसमें हम इसको बात करके चलते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं हम। देखिए, ओल्ड एफएमई का है, ये न्यू एफएमई का नहीं है, ये ओल्ड एफएमई का एग्जांपल लिया गया है। ओल्ड एफएमई का मान के चलिए हमें कोई नट फोर्जिंग कर रहे हैं, नट फोर्जिंग कर रहे हैं, तो ये क्या हमारा प्रोसेस है, नट फोर्जिंग। नट फोर्जिंग करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, नट की लेंथ चाहिए, ड्रिल साइज चाहिए, टार्क चाहिए, ये सब एक्टिविटी चाहिए। अगर हमारा इसमें तो क्या है, हमारा प्रोडक्ट का प्रोसेस हो गया, हमारा प्रोडक्ट हो गया है ना, रिक्वायरमेंट्स हो गई हमारी। अगर इसमें से पोटेंशियल फेलियर्स मोड क्या रहेंगे, नट लेंथ लेस, ड्रिल साइज ओवर साइज या नोटो के, जो भी होता है आपका, टार्क नोटो के, ये कब आएगा, इसका रिएक्शन प्लान में इफेक्ट क्या, फेलियर क्या रहेगा आपका, हो सकता है आपको रिवर्क करना पड़े, स्क्रैप करना पड़े, जो भी है आपका प्रोडक्ट का जो फेलियर रहेगा आपको। अच्छा, इसका पोटेंशियल कॉज क्या रहेगा, किस कारण से हो सकता है, रॉन्ग सेटिंग हो सकती है, रॉन्ग सेटिंग, टूल वेयर आउट हो सकता है, मटेरियल्स नॉट एज पर द स्पेसिफिकेशंस हो सकते हैं, इनके कॉजेज रहेंगे आपके। अब इसका करंट प्रोसेस कंट्रोल क्या रहेगा, प्रिवेंशन कैसे करेंगे, इसके लिए आपको करना पड़ेगा, सेटिंग अप्रूवल लेना पड़ेगा, सेटिंग अप्रूवल टूल सेटिंग वगैरह से देखनी पड़ेगी। ठीक है, और करंट प्रिवेंशन कंट्रोल, डिटेक्शन कैसे करेंगे, हम डिटेक्ट कैसे करेंगे, डिटेक्शन करने के लिए आपको इंस्पेक्शन करना पड़ेगा, इंस्पेक्शन करना पड़ेगा, राउंडेड टेस्टिंग करनी पड़ेगी। तो ये एक एग्जांपल दिया गया है, इस एग्जांपल को समझ के आप इसमें से देख सकते हैं। दूसरा चीज, मेरे पास काफी कमेंट आते हैं कि हम इसमें से एक्शन प्लान कैसे लेंगे नेक्स्ट के लिए। तो जो भी आपके कट ऑफ लेंथ रहेगी, 100 पीस दी कट ऑफ लेंथ है वो आरपीएन नंबर, तो 100 से जो भी ज्यादा जाएंगे तो उसमें हम एक्शन प्लान लेंगे। तो कट ऑफ लेंथ के लिए आपको प्रोटेज कर सकते हैं, उस लेंथ के आधार पे आप इसको ये यूज कर सकते हैं। अब बात करते हैं एपीक्यूपी की। वीडियो बहुत लंबी हो रही है, मैंने 5 और 6 टूल
एक ही वीडियो में कवर किए हैं, एक ओवरव्यू दिया है मैंने आपको। इतना भी आपने पढ़ लिया ना तो काफी आपको सफिशियंट रहेगा। एपीक्यूपी की हम बात करें, एडवांस प्रोडक्ट क्वालिटी प्लानिंग, इसमें हमारे 5 फेजेस होते हैं। कौन कौन से? ये पीडीसीए बेस होते हैं, फिर से सारे प्लान डू चेक एक्ट। पहला होता है प्लानिंग, प्लान डिफाइन प्रोग्राम। दूसरा होता है प्रोडक्ट डिजाइन डेवलपमेंट, प्रोसेस डिजाइन एंड डेवलपमेंट, प्रोडक्ट एंड प्रोसेस वैलिडेशन और फीडबैक असेसमेंट करेक्शन एक्शंस। ये हमारे 5 फेजेस होते हैं। अगर इसके हम हिस्ट्री की बात करें तो एआईजे का बनाया हुआ टूल्स है, और जो भी हमारा क्रिसलर, जनरल मोटर्स, जो 3 बिग कंपनियां हैं उनकी इसकी स्थापना की थी, वही सेम है। ये 3rd एडिशन चल रहा है अभी। लेटेस्ट जो एडिशन है वो 3rd एडिशन है, 2024 में अभी लॉन्च हुआ है ये आपका, है ना। और जो इसकी बात करें, जो पीपैप और एफएबी चार एक्टिविटीज दे रखी है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके, ये इसको बात करें तो ये एनपीडी डिपार्टमेंट और आरडी डिपार्टमेंट के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टूल है। जहां एनपीडी होती है या फिर आरएनडी डिपार्टमेंट्स है, आरएन सेक्टर्स हैं, वहां इस टूल का यूज करना बहुत जरूरी है ऑटोमोटिव इंडस्ट्रीज के लिए। वहां इस टूल का यूज करके आप इसको यूज कर सकते हैं। इसमें आपको देखा जाए तो ये लिविंग डॉक्यूमेंट्स है, ये लाइव डॉक्यूमेंट्स बोलते हैं इसको हम, ठीक है, लिविंग डॉक्यूमेंट्स है। दूसरा, इसका पर्पस क्या है, मेन पर्पस क्या है? एडवांस प्रोडक्ट क्वालिटी प्लानिंग मेथड टू इंश्योर दैट प्रोडक्ट स्पेसिफिक सेटिस्फैक्शन बहुत कस्टमर, बहुत इंटरनल एक्सटर्नल, जो भी आपके कस्टमर्स हैं आपके इंटरनल एक्सटर्नल, वो सारे सेटिस्फैक्शन हैं क्या, तो वही आपको डॉक्यूमेंट से एपीक्यूपी में हम देखते हैं। ठीक है, सारे डॉक्यूमेंट्स हमारे पूरे हैं, तो पूरा समझ में आया क्या और पूरा एक्टिविटीज के साथ है क्या। ऑब्जेक्टिव्स क्या है? इंश्योर दैट न्यू प्रोडक्ट प्रोसेस प्रोडक्ट मीट द मीट्स ऑफ द मीट कस्टमर्स, जो भी कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स है पूरी मीट हुई है क्या, द न्यू प्रोडक्ट है प्रोसेस का कंप्लीट ऑन टाइम, जो भी हम प्रोसेस कर सकते हैं कंप्लीट टाइम में उसको प्रोसेस को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। मिनिमम, जो भी हमारा का मिनिमल क्वालिटीज रिस्क ड्यूरिंग द प्रोडक्ट इन लॉन्च। ठीक है, इसके मैन इसका बेनिफिट्स क्या है आपका? जो भी आपकी आरओआई है, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, जो भी आपने लगाया वो पूरा इन्वेस्टमेंट लगेगा क्या, वो हम पूरा एपीक्यूपी में स्टडी करते हैं। मान के चलिए हम 20 करोड़ रुपए लगा रहे हैं, 20 करोड़ रुपए लगा के हमें इसकी रिटर्न मिलेगी क्या? हम न्यू प्रोडक्ट तो ले रहे हैं, उस न्यू प्रोडक्ट से हमें 20 करोड़ का हमने कोई प्रोजेक्ट लगाया, उस प्रोजेक्ट का प्रॉफिट मिलेगा क्या हमें? वही इसमें से बताता है आपका। और रिड्यूस द रिस्क इज प्रोडक्ट डेवलपमेंट, जो भी आपके रिस्क होते हैं उनको वेरिएशन को खत्म करता है। इंश्योर, जो भी हमारा एलिमेंट होता है कस्टमर स्पेसिफिकेशंस, तो वो हम उसको बात करते हैं। ठीक है, और इंप्रूव द क्रॉस फंक्शनल टीम्स कोलैबोरेशंस, और इंप्रूव करता है कस्टमर सेटिस्फेक्शन कोलैबोरेशन टीम के साथ। जो भी कस्टमर हैं हमारे इंटरनल और एक्सटर्नल कस्टमर बहुत हैं, उनको सबको कोलैबोरेशन करने में एक अच्छी योगदान है इसका। तो ये सारी एक्टिविटीज हैं हमें इसमें हम देखते हैं ये। ठीक है, इफेक्ट दे रखा है, पूरा एक्टिविटी दे रखा है, टूल्स ऑफ से टेक्निकल दे रखे हैं आपके ये। तो इसका अगर हम बात करें तो टूल और टेक्निक, इसके मेन टूल कौन कौन से यूज होते हैं एपीक्यूपी में, जो इंपॉर्टेंस है। फिजिबिलिटी स्टडी होगी आपकी, दूसरा होगा एफएमईए, डीएफएमई और पीएफएमईए, कंट्रोल प्लान, प्रोसेस फ्लो डायग्राम्स, एमएसए और एसपीसी। ये मैंने कुछ सिमिलर पार्ट दिए हुए हैं जो इंपॉर्टेंट टूल हैं आपकी। फिजिबिलिटी स्टडी करी, टाइमलाइन चार्ट बनाया, तो जो मैंने आपको सिमिलर लिखे हैं, इतने सारे प्रोडक्ट में नहीं लिख सकता, लिखूंगा तो बहुत हो जाएगा, तो इसलिए मैंने आपको सिमिलर जो मेन पार्ट्स हैं आपके, जो उसकी टेक्निक रिक्वायरमेंट है पीक्यूपी टूल की, वो ये टूल्स हैं आपके। ठीक है, तो जैसे हमने बात करी थी आपके, जो ये पीक्यूपी का पूरा डिजाइन स्ट्रक्चर दे रखा है, इस टाइप से आपका ये है। ठीक है, हमने फेसेस की बात करी, हमारे इसमें 5 फेसेस होते हैं। अगर हम डिटेल में बात करें तो पूरा पीक्यूपी पे ऑलरेडी वीडियो बना दूंगा। आपके लोगों के कमेंट चाहिए मेरे को, कमेंट्स और लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, तो मैं आपको 100% फुल वीडियो बनाऊंगा आपका। बट कम से कम मैं कह रहा हूं एक टॉपिक पे 100 कमेंट आने चाहिए। एक टॉपिक पर, जो भी हमारा टॉपिक है, 100 कमेंट्स आते हैं वन टॉपिक पे, तो उस टॉपिक पर पूरी फुल वीडियो बन जाएगी आपकी। ठीक है, अब ये आपकी जिम्मेदारी है 100 कमेंट लाने की। प्लानिंग, प्लान एंड डिफाइन प्रोग्राम, प्रोडक्ट डिजाइन डेवलपमेंट, प्रोसेस डिजाइन डेवलपमेंट से हमने इस बारे बात कर ली इसमें पूरी, ये 5 फेजेस होते हैं। और साथियों, जो नेक्स्ट वीडियो आने वाली है वो भी मैं सेम 35 लीन मैन्युफैक्चरिंग टूल पे वीडियो बनाऊंगा, जो अगले, इस संडे को नहीं, अगले संडे तक ये वीडियो मैं लॉन्च कर दूंगा। ये भी आपकी वीडियो मिल जाएगी, आपको डिटेल में समझाऊंगा पूरा। ये भी करीब 1 घंटे की वीडियो रहेगी, वो भी पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा मैं। साथियों, अगर आप मेरे ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, ये मेरा मोबाइल नंबर दे रखा है।
और ऑनलाइन ऑफलाइन ट्रेनिंग दोनों ले सकते हैं, ऑनलाइन और ऑफलाइन ट्रेनिंग ले सकते हैं। ठीक है, अगर कोई कंसल्टेंसी चाहिए वो भी कंसल्टेंसी आप मेरे से ले सकते हैं। ठीक है, अगर मैं अपना एक्सपीरियंस की बात करूं तो ये मेरा एक्सपीरियंस है, ये मेरा एक्सपीरियंस देख सकते हैं, ये पूरा नॉलेज मेरे को है, इसी बेस पे आप पूरी मेरे से बात कर सकते हैं। ये ट्रेनिंग्स हो गई, ये मेरे कोर्सेज हैं, ये कोर्स भी लेना चाहते हैं तो मेरे से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।